दुबई में मौजूद टेस्ला कार कई सौ किलोमीटर दूर रेगिस्तान की लोकेशन दिखा रही है। अरबिन गल्फ में खड़े 300 मीटर लंबे बहरी जहाज अपनी लोकेशन अरबिन डेजर्ट में दिखा रहे हैं और फ्लाइट्स एक सेकंड में शारजाह के ऊपर तो दूसरे ही सेकंड में ओमान बॉर्डर पर। यह कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं बल्कि ये कहानी है मिडिल ईस्ट की एक जंग में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसे अनदेखे हथियार की जिसके नतीजे हमारी सोच से भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में इसराइल और ईरान के दरमियान चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइल्स, ड्रोन्स या ट्रेडिशनल हथियारों तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब आया है मैदान जंग में एक ऐसा अनदेखा हथियार जिसने सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि आम आवाम को भी मुसीबत में डाल रखा है। इसे जीपीएस स्पूफिंग या जीपीएस जैमिंग भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि 1991 की गल्फ वार वो पहली वार थी जिसमें जीपीएस का इस्तेमाल किया गया और आज भी जीपीएस ही ईरान इसराइल वार के दौरान एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर काम कर रहा है। 1991 में गल्फ वार के दौरान जीपीएस की सिर्फ 16 सैटेलाइट्स होती थी और तब ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री के पास होती थी। उस जंग में इराकी फोर्सेस रेगिस्तान में गुम हो जाती थी। वही अमेरिकन फोर्सेस ने जीपीएस की मदद से रेगिस्तान के बीच एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसका इराकी फोर्सेस ने इमेजिन भी नहीं किया था। उस वक्त धुंध, मट्टी के तूफान या रात के अंधेरे में इराकी मिलिट्री को ऑपरेट करने में काफ़ी मुश्किल होती थी क्योंकि उन्हें अपनी लोकेशन का सही अंदाज़ा नहीं होता था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन फोर्सेस को रात के वक्त धुंध या मट्टी के तूफान में भी अपनी लोकेशन का सही अंदाज़ा होता था। उससे हुआ ये कि मिसाइल्स और बॉम्ब्स को बिल्कुल सही निशाने पर गिराया गया और इराकी मिलिट्री के कम्युनिकेशन टावर्स और बैंकर्स को तबाह करना आसान हो गया। 35 साल पहले जो जीपीएस जंग के वेपन के तौर पर काम आया था, 2026 में वही टेक्नोलॉजी दोबारा एक नया वेपन बन चुकी है। लेकिन इस बार सिर्फ जीपीएस नहीं बल्कि एंटी जीपीएस के तौर पर इसराइल और यूएस की ईरान के खिलाफ जंग के दौरान पहली बार इसको तब देखा गया जब दुबई में लोगों को गूगल मैप्स अजीब बर्ताव करने लगे। सिर्फ गूगल मैप ही नहीं बल्कि टेस्ला की गाड़ियां अब करीम और डिलीवरी राइडर्स की लोकेशन दुबई के बजाय या तो अरबिन गल्फ में शो होने लगी या फिर असल लोकेशन से बहुत दूर कहीं रेगिस्तान में। पहले तो समझा गया कि शायद ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है, लेकिन बाद में फ्लाइट राइडर 24 में देखने पर मालूम पड़ा कि एयर ट्रैफिक की लोकेशन भी बार बार स्विच कर रही है। मिसाल के तौर पर ये एमिरेट्स की प्लेन मैड्रिड से दुबई अभी पहुंचा ही था कि यूए के बॉर्डर पर कुछ वक्त के लिए इसकी लोकेशन में ग्लिच नज़र आए। इसी तरह शारजाह से इजिप्ट जाने वाली फ्लाइट की लोकेशन में भी एक जिगजैग पैटर्न देखा गया। शारजाह से मुंबई की फ़्लाइट में भी पहले प्लेन की लोकेशन अरबिन गल्फ में 3 अलग अलग पॉइंट्स पर शो हुई और फिर जिगजैग का एक ऐसा फ्लाइट पैटर्न शो होने लगा जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। एयर ट्रैफिक टू एयर ट्रैफिक मैरीटाइम नेटवर्क भी इस जाल से बच ना सका। अरबिन गल्फ में खड़े बहरी जहाज़ों की लोकेशन भी गलत दिखाई देने लगी, जिससे ये बहरी जहाज़ अपनी लोकेशन यूएई और सऊदी के बॉर्डर पर रेगिस्तान के बीच में दिखा रहे हैं। दुबई क्रीक से निकला यह जहाज़ अपनी लोकेशन यूएई के अल रामला के एरिया में दिखा रहा है। सिर्फ यूएई ने ईरान के कोस्ट पर कुछ बहरी जहाज़ ज़मीन पर एक गोल दायरे में दिखाए गए। एक ऐसा पैटर्न जो 300 मीटर लंबे जहाज़ों के लिए चाह कर भी बनाना नामुमकिन होता है, और वो भी पानी नहीं बल्कि ज़मीन पर। आखिरकार कुछ दिनों के बाद ये गुत्थी सुलझी कि असल में यहाँ ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं। तभी यहाँ के जीपीएस सिस्टम को अल्टर किया गया है, पर अभी तक इस पर किसी भी मिलिट्री की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। ईरानी शहीद ड्रोन्स खास तौर पर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर उस यूएस रीजन में जीपीएस के सिग्नल ही अल्टर कर दिए जाएंगे तो जाहिर है उनका टारगेट भी मिस हो जाएगी। पिछले कई दिनों से सिर्फ यूएई, कतर या सऊदी में नहीं बल्कि
पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। पर यहाँ सब के जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर जीपीएस को अल्टर कैसे किया जाता है। यहाँ तक कि कई लोग तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये वाकई पॉसिबल भी है या नहीं। यहाँ दो अलग अलग टर्म्स हैं, जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग। मोबाइल फ़ोन में जीपीएस की गलत लोकेशन देखने में तो काफ़ी मामूली बात लगती है, लेकिन ये कितनी खतरनाक हो सकती है इसका शायद अभी तक किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। कि टेक्निकल जानने से पहले आसान अल्फाज में समझते हैं कि जीपीएस जिसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी कहा जाता है, 1973 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से एक वीपेन के तौर पर बनाया गया था। पहले जीपीएस सैटेलाइट 1978 में लॉन्च हुई और ये पूरा सिस्टम 1995 में कंप्लीट हुआ। शुरू में यह सिस्टम सिर्फ मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन 1988 में एक कोरियन पैसेंजर प्लेन के गिरने के बाद अमेरिका ने इसे सारी दुनिया के लिए खोल दिया। जीपीएस एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो एक बेसिक कानून पर काम करती है, रीलट्रेटेशन। इसे आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि ज़मीन के गिर्द सैटेलाइट्स ऑर्बिट करती है जो सिर्फ अपने एग्जैक्ट टाइम को रेडियो सिग्नल के ज़रिए ज़मीन पर भेजती हैं। हमारा मोबाइल इस मिलने वाले सिग्नल पर कुछ सिंपल कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन से मालूम पड़ता है कि सैटेलाइट से निकलने वाला सिग्नल कितनी देर में हम तक पहुंचा है, और क्योंकि ये सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो मोबाइल को पता चल जाता है कि सैटेलाइट्स आसमान में उससे कितना दूर है। जैसे अगर सिग्नल पूरे 1 बजे जनरेट हुआ है और ठीक 70 मिली सेकंड्स या 0.07 सेकंड्स के बाद ज़मीन तक पहुंचा तो मतलब सैटेलाइट्स 21,000 किलोमीटर दूर है, पर कहाँ है ये मालूम नहीं। इन कैलकुलेशंस के बिना पर एक इमेजिनरी गोल सर्कल बनाते हैं, जिसका मतलब है कि आप इस सर्कल के एजेस पर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये सर्कल इतना बड़ा होता है कि इसमें कई मुल्क समा सकते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए मोबाइल में लगा रिसीवर दूसरी सैटेलाइट से भी सिग्नल रिसीव करता है। अब एक दूसरा सर्कल भी बनता है जो पहले वाले को 2 जगह से ओवरलैप करता है। इसका मतलब है कि आपकी लोकेशन इन दोनों ओवरलैपिंग पॉइंट्स में से कोई एक है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं मिली। फिर तीसरी सैटेलाइट के सिग्नल से जो सर्कल बनता है वो पिछले वाले दोनों को भी ओवरलैप करता है, और तीनों सर्कल्स की लेंथ जिस एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वही आपकी लोकेशन होती है। इसी तरह जितनी ज़्यादा सैटेलाइट्स के सिग्नल्स मिलते हैं उतनी ही परफेक्ट लोकेशन का पता चल सकता है। दुनिया में अभी तक टोटल 35 जीपीएस सैटेलाइट्स हमारी दुनिया को ऑर्बिट कर रही हैं। ये सैटेलाइट्स एक खास रेडियो फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल्स भेजती हैं। जैसे सिविलियंस के इस्तेमाल के लिए ये सिग्नल 1575 पर आता है, मिलिट्री के लिए 1227 और एडवांस्ड यूज़ के लिए 1175। और क्योंकि ये सिग्नल्स 20,000 किलोमीटर दूर सैटेलाइट से आते हैं तो ये काफ़ी कमज़ोर भी हो चुके होते हैं। अब अगर हम ज़मीन पर एक ऐसा ट्रांसमीटर लगाएं जो इन्हें सेम फ्रिक्वेंसीज पर पावरफुल सिग्नल भेजे तो रिसीवर यानी मोबाइल डिवाइस को पता ही नहीं चलेगा कि जीपीएस का असल सिग्नल कौन सा है। इससे वो पूरा एरिया जहाँ तक इस फेक ट्रांसमीटर के सिग्नल पहुँच रहे हैं ब्लैक आउट हो जाएगा, और इस एरिया में तमाम जीपीएस डिवाइसेस को अपनी लोकेशन का मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं जीपीएस जैमिंग। मिलिट्री के एतबार से इसका एक फ़ायदा है और एक नुकसान। फ़ायदा ये है कि ड्रोन या जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स अपना तयशुदा टारगेट पर आकर नहीं लगेंगे, लेकिन नुकसान ये है कि आखिर वो कहीं ना कहीं तो जाकर टकराएंगे ज़रूर। फिर वो बयाबान इलाका भी हो सकता है और कोई रेजिडेंटल बिल्डिंग भी। यही वजह है कि ईरान जिन ड्रोन्स को मिडिल ईस्ट की अमेरिकन बेसिस पर टारगेट कर रहा है वो जैमिंग होने के बेसिस रेजिडेंटल बिल्डिंग्स पर आकर फट रहे हैं।
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور جی پی ایس جیمنگ کو محفوظ بنانے کے لیے جیمنگ کا پروڈیوسر میں کچھ تبدیلی کی جاتی ہے۔ زمین پر لگا ٹرانسمیٹر جی پی ایس کی ریڈیو فریکوینسی پر اب نوائز نہیں بھیجتا بلکہ ایک ویلڈ جی پی ایس سگنل ہی بھیجتا ہے، ٹھیک جیسا سیٹلائٹ سے آتا ہے۔ پر اس سگنل میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ٹائم جان بوجھ کر غلط بھیجا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ سگنل کافی قریب سے آتے ہیں اور سیٹلائٹ کے مقابلے میں کافی اسٹرانگ بھی ہوتا ہے، تو ریسیونگ ڈیوائس اسے آسانی سے پکڑ لیتی ہے۔ اگر سگنل کے ٹائم میں 1 ملی سیکنڈز کا بھی فرق پیدا ہو گیا تو ریسیور کو اپنی لوکیشن کے 100 کلومیٹر دور نظر آئے گی۔ اس طریقے کو کہتے ہیں جی پی ایس اسپوفنگ، یعنی دھوکہ دینا۔ اب ملٹری کے اعتبار سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈرون شہر کی طرف آ رہا ہے تو پہلے اس کو اسپوف کر کے دھوکہ دے کر ایسا جی پی ایس سگنل بھیجا جاتا ہے جس سے ڈرون کو لگتا ہے کہ اس کا ٹارگیٹ رائٹ نہیں بلکہ لیفٹ کی طرف ہے۔ پھر جب لیفٹ مارتا ہے تو جہاں اصل میں کوئی بیابان علاقہ ہے یا سمندر ہوتا ہے تو وہاں اسے سیفلی انٹرسیپٹ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں جی پی ایس اسپوفنگ فوجی مقصد کے لیے فائدہ مند ہے، وہی عام شہریوں کے لیے یہ ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ ابر کریم یا ڈیلیوری ایپس کا نہ چلنا تو ایک معمولی بات ہے، ایئر لائنز کے لیے جی پی ایس اسپوفنگ اتنی خطرناک ہے کہ پائلٹ کو لگتا ہے کہ سسٹم صحیح کام کر رہا ہے، جبکہ جہاز اصل میں راستہ بھٹک چکا ہوتا ہے۔ جہاز کا گراؤنڈ پراکسیمیٹی وارننگ سسٹم جی پی ایس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اسپوفنگ کی وجہ سے سسٹم کو لگے کہ یہ جہاز کہیں اور ہے جبکہ نیچے یا سامنے کوئی پہاڑ ہو تو پائلٹ کو کوئی وارننگ نہیں ملے گی۔ اسی طرح اسپوفنگ کی وجہ سے جہاز نو فلائی زون میں بھی جا سکتا ہے۔ ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت جہاز اچانک ٹرن کر سکتا ہے جس سے خطرناک حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، جی پی ایس اسپوفنگ کا ایک اور اندیکھا خطرہ بھی ہے جو اسٹاک یا کرپٹو مارکیٹ کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے۔ جی ہاں، آج کل اسٹاک یا کرپٹو مارکیٹ میں ٹریڈنگ بورڈز استعمال ہوتے ہیں جن کو ایک سیکنڈ میں ہزاروں حصے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہر ٹرانزیکشن پر ایک ٹائم اسٹیمپ لگا ہوتا ہے کہ یہ شیئر کب خریدا یا بیچا گیا۔ یہ ایگزیکٹ وقت جی پی ایس سے ہی لیا جاتا ہے کیونکہ جی پی ایس سیٹلائٹس میں دنیا کی سب سے ایکوریٹ ایٹمک کلاک لگی ہوتی ہے۔ اگر اسپوفنگ کی وجہ سے ایک ٹرانزیکشن کا ٹائم بھی غلط پنچ ہو گیا تو نیچے کی ساری ٹرانزیکشن کا ریکارڈ خراب ہو سکتا ہے اور اس صورت میں مارکیٹ کریش بھی کر سکتی ہے۔ جیسے 1991 میں عرب وار کے دوران جی پی ایس ایک نیا ویپن کے طور پر ابھرا تھا، اسی طرح 2026 میں جی پی ایس اسپوفنگ بھی ایک نئے ویپن کے طور پر ابھر رہی ہے۔ اس ٹیکنیک کو روسیا یوکرین وار میں بھی دیکھا گیا اور اسرائیل صحرا کی جنگ میں بھی، پر دنیا کو جی پی ایس اسپوفنگ کا سب سے پہلا اور بڑا جھٹکا 2011 میں تب لگا جب ایران نے اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ کے انتہائی سیکرٹ ڈرون RQ-170 نے نہ صرف ہائی جیک کیا بلکہ اسے بحفاظت اپنے ملک میں لینڈ بھی کروا دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر 2011 میں امریکہ کا یہ سیکرٹ ڈرون ایران کے اوپر جاسوسی کر رہا تھا۔ اس وقت یہ افغانستان میں امریکہ بیس سے ٹیک آف ہوا تھا اور ظاہر ہے اسے وہیں پر جا کر لینڈ کرنا تھا۔ ایران نے ڈرون کے جی پی ایس کو اسپوفنگ کے ذریعے یہ یقین دلایا کہ وہ افغانستان میں ہی اپنے بیس پر اترنے والا ہے، بلکہ وہ ایران کے اندر ہی تھا، یعنی ڈرون نے سمجھا کہ وہ افغانستان کی بیس پر لینڈ کر رہا ہے جبکہ اس نے ایران میں ہی لینڈ کر لیا۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے ایک آئی اوپنر تھا کہ اسپوفنگ کو جنگ میں کیسے ہتھیار بنایا جا سکتا ہے۔ جی پی ایس اسپوفنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ مستقبل کی جنگیں اب صرف بارود سے نہیں بلکہ انویزیبل ریڈیو ویوز اور ڈیٹا مینیپولیشن سے لڑی جائیں گی،
اور ان جنگوں میں کامیاب وہی رہے گا جو ٹیکنالوجی کو استعمال تو کرے گا لیکن ان کا غلام نہیں بنے گا۔